हेलो डियर स्टूडेंट्स। काशी हिंदी संस्थान में आप लोगों का स्वागत है। ध्यान देने की बात है, आज मैं एक कविता जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता है, मेघ आए। मेघ आए कविता की व्याख्या आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ध्यान देने की बात है, कविता में कई स्टेंजा वैसे एक के बाद एक लगातार हैं। 4 क्रमिक अवतरणों का समूह है यह कविता मेघ आए। ध्यान देने की बात है, पहले कविता का पाठवाचन में कर दे रहा हूँ 4-4 लाइन की, फिर व्याख्या कर रहा हूँ 4-4 लाइन की। मेघ आए बड़े बंठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगीं गली गली, पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी वैसे इस कविता में प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण का बड़ा सुंदर समावेश किया है। यानी पहले मैं शब्दार्थ को, जो कुछ कठिन शब्द हैं इस स्टेंजा में, उसको मैं बता दे रहा हूँ। बंठन के माने सज धज कर, बयार माने हवा, पाहुन माने अतिथि यानी पाहुना या दामाद। ध्यान देने की बात है, पहले स्टेंजा में अगर व्याख्या के रूप में हम देखेंगे तो इसमें यह व्याख्या है पहले स्टेंजा में कि मेघ आए बड़े बंठन के समर के। प्राकृतिक वातावरण का इतना सुंदर वर्णन शायद ही कहीं देखने को मिला हो, और इस प्राकृतिक वातावरण में सामाजिकता की छाप को लगा देना कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बहुत महानता है, बहुत बड़ी पकड़ मानी जा सकती है। तो मेघ आए गांव में, जब कई महीनों के बाद, 1 साल के बाद, जब बादल आकाश में घिर जाते हैं तो सबसे अधिक गांव के किसान भाइयों को बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। झूम उठते हैं किसान लोग। तो किसान लोग पाहुन यानी बादलों को देख करके ऐसे स्वागत करते हैं कि जितना खुशी एक गांव के मेहमान के आगमन पर, एक दामाद के आगमन पर खुशी होती है, उतना ही किसान हमारे खुश होते हैं बादलों के आने पर। क्या सुंदर वर्णन है। मेघ आए बड़े बंठन के समर के। मेघ माने बादल, आकाश में सज धज कर काले काले बादल आकाश में छा जाते हैं। क्या सुंदर वर्णन है कि आगे आगे नाचती गाती बयार चली, यानी आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार माने तेज हवा, तेज पूर्वी हवा आगे आगे चल रही हो, यानी थोड़ी सी तेज आंधी आगे आगे चल रही हो, और पीछे पीछे जो है वह बादल आ रहा है। जैसे ध्यान दिए होंगे आप लोग, गांव में जब कोई बारात आती है, कोई मेहमान आता है, तो आगे आगे बाकी लोग चलते हैं, पीछे पीछे बारात में दामाद की गाड़ी पीछे पीछे आती है। क्या सुंदर वर्णन है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगीं गली गली। दरवाजे और खिड़कियां जब तेज़ हवाएं चलती हैं ना, तेज़ आंधी जब आती है, गांव में खिड़कियां दरवाजे तेजी से बंद होने लगते हैं और खुलने लगते हैं। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, यानी आंधी के आगमन पर खिड़कियां और जो किवाड़े हैं ऐसे खुलने लगती हैं कि जैसे मानो किसी पाहुन के आगमन पर गांव में जो स्त्रियां रहती हैं, जो लड़कियां बहुएं रहती हैं घरों में, वे मेहमान को देखने के लिए, या बारात जब आती है दामाद को देखने के लिए, लोग अपने अपने घरों को
खिड़कियों को खोल खोल करके देखती हैं कि मेहमान का आगमन हो गया। मेघ आए बड़े बन के संवर के, यानी यहाँ पर एक लाइन और, पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के। शहर के पाहुन, शहर के मेहमान बहुत टाई कोट लगाकर काले काले सज धज, यानी बड़े सुंदर तरीके से आते हैं गांव में, बड़ी स्वागत होती है पूरे गांव में। तो वैसे ही आज बादल के आगमन पर पूरे गांव में खुशी है, किसान भाइयों को खुशी है कि अब कम से कम, यानी अगर बरसात हो जाएगी। अभी तो गांव वालों को शक था कि कहीं बारिश होगी कि नहीं होगी, इस पर आज लेकिन गांव वालों को बड़ी खुशी है कि तेज काले काले बादल आ चुके हैं आकाश में। ध्यान दें। वैसे अब मैं दूसरे स्टंजा की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टंजा है दूसरा। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन के संवर के। ध्यान देने की बात है। जब इसमें भी कुछ दो चार कठिन शब्द हैं, वैसे उसको जान लीजिए। उचकाए माने उठाकर, यानी झुका करके जब लोग अपने, यानी आप लोग देखे होंगे गाँव में औरतें जो हैं घूंघट डालती हैं, घूंघट रखती हैं, यानी जब झुक करके गर्दन उचकाती हैं, यानी देखती हैं उठा करके, तो उसको बोलते हैं कि यानी उचकाए शब्द का प्रयोग है। बाकी चितवन माने तिरछी नज़र, ठिठकी माने अचानक रुक जाना। ध्यान देने की बात है बच्चों। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, यानी बादल की आगमन पर जब तेज यानी आंधी बहने लगती है तो पेड़ जो हैं ऐसे झुकते हैं जैसे मानो झांक रहे हों, गर्दन उठा उठा करके बादलों को देख रहे हों। आंधी चल रही है, धूल भागी घाघरा उठाए, धूल ऐसे नीचे से ऊपर उठ की ओर आगे बढ़ रही है जैसे कोई नवयुवती अपनी घाघरा को उठा करके इसलिए दौड़ती है क्योंकि कहीं फंस न जाए, गिर न जाए। वह सूचना घर पर देना चाहती हो कि फला अमुक मेहमान का आगमन हो गया। यानी जब कोई नवयुवती सूचना को घर पर देने जाती है तो कुछ लोग जो होते हैं मेहमान को देखने के बाद में गर्दन उचका करके देखते हैं। यहाँ पेड़ों की तुलना किससे की गई है, ध्यान देने की बात है। ये पूरी की पूरी कविता ही प्राकृतिक कविता है। इस प्राकृतिक कविता में पेड़ किसके प्रतीक हैं? पेड़ जो हैं नागरिकों के प्रतीक हैं। ध्यान दें। आंधी चली, आंधी तेज चल रही है, बह रही है, और धूल भागी घाघरा उठाए। धूल किसका प्रतीक है? धूल ग्रामीण किशोरी बालिका की प्रतीक है। जैसे कोई नवयुवती किसी सूचना को जब देने जाती है तो वह बेचारी इतनी खुश रहती है, इतनी उत्सुक रहती है कि हम जल्दी से जल्दी घर पर पहुंच करके मेहमान के आने की सूचना दे दूं। बाकी चितवन उठा नदी, यानी नदी जो है अपनी तिरछी नैनों से अपने गर्दन को उचका करके नदी ठिठक जाती है, रुक जाती है, घूंघट को सरका करके जैसे मानो बादल को देख रही है। क्या सुंदर वर्णन। धन्य है हमारे कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। कविता पूरी की पूरी जो है प्राकृतिक कथा वस्तुओं से बनी हुई है, यानी पुनावट जो है कविता की शब्दों की पूरी प्राकृतिक है, लेकिन फिर भी इसमें सामाजिकता का ऐसा समावेश, ग्रामीण लोक रीतियों का ऐसा समावेश अन्यत्र दुर्लभ है। ध्यान देने की बात है। यानी जैसे गांव में क्या होता है कि किसी मेहमान के आगमन पर कोई स्त्री जो है यानी अपने घूंघट को सरका करके किसी मेहमान को वो भी सीधा नहीं देखती है, तिरछी नैनों से देखती है। उसी प्रकार से यहाँ पर
नदी जो है बादल को देख रही है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, मेघ जो है बड़े बंठन करके आए हुए हैं, सज धज करके आए हुए हैं। और किसको देख रहे हैं? यानी मेघ किसके प्रतीक हैं? एक पाहुना के प्रतीक हैं, दामाद के प्रतीक हैं। बड़े सुंदर तरीके से कवि ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। ध्यान देने की बात है। आगे बच्चों तीसरे स्टंजा की ओर अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तीसरा स्टंजा, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधलीन ही, बोली अकुलाई लता ओट ही किवाड़ की, हर साया थाल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। ध्यान देने की बात है। क्या सुंदर भाव है। इसमें भी दो चार शब्द हैं कठिन जो लग रहे हैं। जुहार माने स्वागत करना, अभिवादन करना। जब मेहमान के आगमन पर कोई नमस्कारी करता है, प्रणाम करता है, तो उसको जुहार कहना कहते हैं, स्वागत करना कहते हैं। यानी या आगे बढ़ करके जब लोग झुक करके अभिवादन करते हैं। अकुलाना माने उत्सुक होना, बरस माने वर्ष बाद, ओट हो किवाड़ की माने दरवाजे के पीछे छिप कर, हर्षाया माने प्रसन्न होकर, सुधलीनी माने खबर ली, याद किया। ध्यान देने की बात है। अब यहाँ पर मैं व्याख्या अगर करूँ, ध्यान दो। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, यानी बूढ़े पीपल किसके प्रतीक हैं? यहाँ पर घर के अभिभावक के रूप में इनका वर्णन है, घर के अभिभावक के प्रतीक हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, यानी बूढ़े पीपल ने आगे बढ़ करके स्वागत किया। जैसे जब कोई मेहमान गांव में आता है तो सबसे पहले जो घर के जो अभिभावक होते हैं वह स्वागत करते हैं, बूढ़े लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि नए नए लोग तो अपने अपने कामों में, खेतों की कामों में बाहर गए हुए रहते हैं। 24 घंटा घर पर रहने वाले कौन होते हैं? बूढ़े लोग होते हैं भाई। इसलिए घर घर में एक बूढ़ा होना चाहिए, क्योंकि कौन आया कौन गया इसका पता वो रखते हैं। इसलिए आजकल के लोगों को भी सीखने की आवश्यकता है। घर में अभिभावक, बूढ़े दादा दादी का कितना बड़ा सम्मान करना चाहिए हमें, क्योंकि वह घर पर कौन आ रहा है उसकी खोज खबर तो रखते हैं। ध्यान दो। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधलीनी, बोली अकुलाई लता ओट ही किवाड़ की। बूढ़े पीपल ने उस मेहमान को जैसे मानो बैठाया, स्वागत किया। और यानी सबसे पहले बूढ़े पीपल ने उस बादल के आगमन पर पीपल जो है स्वागत करता है। ध्यान देने की बात है। ये बात तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में भी लिखा है। पीपर पात सरिस मन डोला, ध्यान दें, वहाँ पर वर्णन है पीपर पात सरिस मन डोला, मतलब पीपल के पत्ते की तरह। यानी सबसे पहले कौन डोलता है, कौन चलता है? पीपल का पत्ता चलता है। तो मेहमान के आगमन पर सबसे पहले कौन स्वागत किया? पीपल का पेड़ ने स्वागत किया। बरस बाद सुधलीन ही, बोली अकुलाई लता ओट ही किवाड़ की। यानी घर के अंदर जैसे कोई मेहमान जब आता है ना, तो जो घर की बहुएं होती हैं वे सब क्या करती हैं? घर के अंदर किवाड़ थोड़ा सा ओट के किवाड़ के सहारे वो अपने मन की भावनाओं को पर्दा के अंदर से बोलती हैं, बाहर अगर मेहमान बैठा हुआ है तो। ध्यान देने की बात है। तो वैसे ही बोली अकुलाई लता ओट ही किवाड़ की, किवाड़ के सहारे वह जो लता है बोल रही है। और यानी यहाँ पर लता किसकी तुलना की गई है? लता पत्नी की तुलना की गई है, जो कि बादल की पत्नी है। जैसे दामाद अगर घर पर आ जाए तो जो पत्नी होती है, यानी दामाद की जो पत्नी है वह, यानी घर की जो लड़की है वह बाहर नहीं निकलती है। क्या लोक रीति है, क्या परंपराएं हैं। आजकल की तो बात ही छोड़ दी जाए। पुरानी परंपरा में घर की लड़कियां भी अपने पति के सामने खुल करके सबके सामने नहीं आती थी।
तो एक पर्दा के अंदर से बात करती है लता। क्या बोलती है लता यहाँ पर? जो है घर की पुत्री से, जिसकी शादी हो चुकी है, जिसका पति का आगमन हो चुका है, उसका प्रतीक है। तो बोली कुलाई लता ओट ही किवाड़ की। किवाड़ के सहारे लता बोलती है, क्या बोलती है? अरे बरस बाद सुधलिनी, एक वर्ष के बाद सुध तो लिए हो, कम से कम याद तो किए हो, बहुत बड़ी कृपा किए हो। और इसके बाद में मेहमान के आगमन पर क्या होता है? कोई मेहमान आता है तो उसका पैर धोने के लिए पानी उनी परात में भर कर लाया जाता है बर्तन में। तो बोली कुलाई लता ओट ही किवाड़ की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के। यानी ताल जो है वह पानी परात भर कर के लाया। यानी ताल कितना खूबसूरत लगता है। ध्यान दीजिए, ताल माने तालाब। तो तालाब किसका प्रतीक है? यहाँ पर साले का प्रतीक है। तो तालाब जो है, जैसे घर में जब कोई मेहमान आता है, बहनोई आता है, दामाद आता है, तो काम साले वगैरह का होता है। वे लोग परात भर करके या बर्तन भर करके पानी लाते हैं। उस पानी से दामाद का पैर धोया जाता है, पूरे घरों में छिड़काव होता है। तो दामाद का पैर धोने के लिए मानो साले ने पानी भर करके लाया हो। यानी तालाब की सुंदरता ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे मानो उस बादल के स्वागत के लिए परात भर करके पानी रखा गया हो। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, मेघ बड़ा बंठन करके सज धज करके हम लोग समक्ष, ग्रामीण वासियों के समक्ष आया हुआ है। ध्यान देने की बात है। अब मैं चौथे अवतरण की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, कविता का अंश है। ध्यान दो। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। क्या सुंदर भाव है। कवि ने कितने सुंदर भाव से यहाँ पर भी ग्रामीण और सामाजिक परंपराओं का वर्णन किया। इसके बाद मैं कविता की व्याख्या में आगे बढ़ूँ। दो चार शब्द कठिन जो हैं उसको ध्यान दो। क्षितिज माने एक ऐसा स्थान जहाँ आकाश और पृथ्वी का मिलन होता है, उसको हॉरिजन बोलते हैं। हॉरिजन माने आकाश और पृथ्वी का काल्पनिक मिलन लाइन होता है। ध्यान दें। विशेष रूप से अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अटारी का मतलब घर के ऊपर की छत या कोठरी। दामिनी माने बिजली, दमकी माने चमकना। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं व्याख्या की ओर आगमन कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। अब जो है बादल अब तक तो चारों तरफ से बंठन करके और सजा हुआ था, अब जोरदार बादल गरजने लगता है। यानी क्षितिज अटारी एक ऐसे दूर दराज स्थान पर यानी बिजली चमकने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, चारों तरफ अब बरसात का माहौल तैयार हो चुका है। तो क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। अब पत्नी बोलती है बादल से। कौन बोल रही है? लता रूपी पत्नी बादल से बोल रही है कि क्षमा करो, मुझको क्षमा कर दो, अब तक गांठ थी मेरे अंदर। यानी एक ऐसा मेरे अंदर भाव था कि पता नहीं बादल का यानी मेरे पति का आगमन होगा या नहीं होगा। एक भ्रम था मेरे अंदर, लेकिन आज तुम आ गए हो, मेरा भ्रम दूर हो गया। यहाँ पर एक और बातें हैं बच्चों, उसको भी जान लो। यहाँ किसानों की मनोदशा का वर्णन भी किया गया है। किसान जब यानी बादल आ चुका है तो किसानों को भ्रम था बादल आएगा कि नहीं आएगा, एक बात। दूसरी बात, बादल के आगमन पर बरसात होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब बिजली चमकने लगी, बारिश होने लगी और बादल गरजने लगे, तब उसका सारा भ्रम दूर हो गया। तब कहती है वो लता, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। यानी उसकी आँखों से आंसू गिरने लगे। ध्यान देने की बात है, बादल की भी आंखों से आंसू ढरकने लगे और पत्नी की आंखों से भी। अब उसी क्षितिज स्थान पर, उसी अटारी पर, उसी कोठे पर जैसे मानो पति और पत्नी यानी दामाद और वह जो उसकी पत्नी थी यानी लता जो थी, मानो मेघ और
यानी बादल और लता का मिलन हो रहा हो, जब ऊंची काल्पनिक रेखाओं पर, जब दूर के स्थानों पर देखते हैं कि जैसे मानो आकाश पृथ्वी पर उतर आया हो, बादल पृथ्वी पर उतर आया हो, यही होती क्षितिज रेखाएं। तो मानो जो भ्रम था वो भ्रम दूर हो गया। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, मेघ जो है बड़े बंठन करके संवर करके आए हुए हैं। आज गांव के लोगों की जो मनोकामना थी कि बहुत दिनों के बाद बादल का आगमन हुआ और पता नहीं बारिश होगी कि नहीं, लेकिन जब ज़ोरदार बादल गरजना शुरू होता है, बिजली चमकना प्रारंभ होती है, ज़ोरदार वृष्टि होना शुरू होती है, तो किसान भाइयों का सारा भ्रम दूर हो जाता है कि नहीं, अब तो बारिश हो ही गई, अब तो मनोकामना पूर्ण हो गई। तो वाकई कृषक, जो गांव के जो किसान हैं, बादल के बरसने पर इतना खुशी होती है ना, दुनिया का सारा खजाना जैसे पा गए हों। शहर के लोग बादल के बरसने पर क्या खुश हो सकते हैं, क्या उनकी कल्पनाएं होंगी, लेकिन ग्रामीण किसानों से पूछा जाए कि बादल के बरसने पर, यानी विशेष रूप से गर्मी के बाद जब आषाढ़ सावन में जब बारिश होती है तो कितनी खुशी किसान भाइयों को होती है। ये खुशी जो है उसको इजहार नहीं किया सकता है। गांव के लोग उतना खुश होते हैं जितना कि एक व्यक्ति दामाद के मिलने पर खुश होता है, और वैसे ही खुशी हमारे ग्रामीण कृषकों को बादल के आगमन पर होती है। इस तरह से हमारे कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने ग्रामीण लोक रीति को और प्राकृतिक जो कथा वस्तु है, दोनों का इतना सुंदर मिलन, इतना सुंदर वर्णन किया है कि अन्यत्र अन्य कविताओं में ऐसा वर्णन दुर्लभ है। अब आप लोग बड़े पैमाने पर अपना काम भी जारी रखें अपने इष्ट मित्रों के साथ, यानी इस कविता का यानी जो व्याख्या है उसको शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब न किए हों तो अवश्य दबाकर सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।